अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ द टॉक्सिक बीस्ट बाय अरीशा खान पार्ट 4। माही, पागल हो गई हो क्या तुम? वो क्या लगता है तुम्हारा जो तुम उसके साथ पाकिस्तान जाने की बात कर रही हो? मैं तुम्हें कभी भी इस अनजान शख्स के साथ कहीं जाने नहीं दूंगी, नेवर। माही जब होटल आई तो उसने निकाह की बात किसी को भी नहीं बताई, बस ये कह दिया था कि रोहेल की यूनिवर्सिटी फ्रेंड से मिलने गई थी, जबकि वो ये बात भी बता चुकी थी कि वो पाकिस्तान उनके साथ नहीं जा रही। सब ने उसे बहुत समझाया मगर वो यही कह रही थी कि पाकिस्तान पहुंचते ही वो उन सबसे मिलेगी। वो अपना सामान पैक करके जा चुकी थी जबकि बाकी सब भी जाने के लिए रेडी थे। हरीश अपने कमरे में मौजूद थी और पैकिंग करने में मसरूफ थी, तभी कोई उसके कमरे में आया। अभी वो पलटकर सामने वाले को देखती मगर अगले ही लम्हे किसी ने उसकी नाक पर रुमाल रखकर उसे बेहोश कर दिया और दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया। अब उसके हाथ में अरीशा का मोबाइल था। उसने मोबाइल का पासवर्ड अनलॉक किया और हारून और जैनिश को एक ही मैसेज कॉपी पेस्ट करके सेंड कर दिया, जबकि अब वो बाकियों के होटल से जाने का इंतज़ार कर रहा था। व्हाट, ये अरीशा पागल तो नहीं हो गई? जैनिश ने जैसे मोबाइल पर आता मैसेज चेक किया वो उछलकर हारिस के पास आया। हारिस को हारिस जो हर बार की तरह बेचारगी वाले अंदाज से अपना और जैनिश का बैग पैक करने में मसरूफ था, उसके यूं करीब आने से उसे सवालिया नजर से देखने लगा। तभी हारून भी उनके कमरे में आया। जैनिश हारिस को कुछ बताती हारून बोल पड़ा, गाइस, अरीशा को क्या हो गया है? हमें पता था उसे माही की बहुत फिक्र है, मगर इतनी फिक्र होगी कि वो उसके साथ ही जाएगी, हमें पता नहीं था। हारून की बात पर हारिस ने सवालिया नजरों से उसे देखा तो हारून ने अपना मोबाइल हारिस की तरफ बढ़ाया। उस पर अरीशा के मैसेज लगे हुए थे। अरीशा का नंबर उसके पास स्वीट हार्ट के नाम से सेव था। अरीशा के मैसेज में लिखा हुआ था, सॉरी गाइस, मैं माही को उस अनजान शख्स के साथ अकेला नहीं छोड़ सकती, इसलिए मैं भी उसके साथ ही पाकिस्तान जाऊंगी। जब तुम सबका सफ़र अच्छा गुजरे, मेरा नंबर ऑफ रहेगा क्योंकि सिग्नल्स नहीं आएंगे। ओके, खुदा हाफिज। हारिस ने मैसेज पढ़कर सर पकड़ लिया जबकि जैनिश ने माही को कॉल मिलाई क्योंकि रोहेल ने माही का फ़ोन ऑफ कर दिया था, इसलिए उसका नंबर भी बन जा रहा था और अब अरीशा का नंबर भी बन जा रहा था। मतलब सिग्नल बंद हो चुके थे। पहले वो तीनों परेशान हुए मगर फिर ये सोचकर चुप हो गए कि एक तरह से अरीशा ने ठीक ही किया था। अब वो माही के साथ रहेगी तो उन्हें माही की फिक्र भी नहीं होगी। वो लोग होटल से निकल चुके थे। तभी होटल इंतजामिया की तरफ से एक लड़का अरीशा के कमरे की तरफ आया और दरवाज़ा बजाने लगा। सर, रास्ता साफ है, गाड़ी बाहर आ चुकी है, कैमरास भी ऑफ कर दिए। ये वो शख्स था जिसकी जॉब खुद बीस्ट ने इस होटल में लगवाई थी, जो बीस्ट के लिए काम करता था मगर आम इंसानों की तरह यहाँ रहता था। गुड। बीस्ट ने उसे कुछ पैसे दिए और पीछे के रास्ते से अरीशा को गोद में उठाकर लेकर चला गया, जबकि वो लड़का अरीशा का सामान गाड़ी में पहुंचाने के लिए उसी रास्ते से ले गया और कमरा लॉक कर दिया। उफ, मेरा मोबाइल अब तक ऑफ है। माही अब हेलीकॉप्टर में मौजूद थी। बासिम, महर, नौफिल और हुरैन भी उनके ही साथ थे। रोहेल माही को बातों में लगाए उसका मोबाइल ऑफ कर चुका था, मगर अब माही को अंदाज़ा हुआ था कि उसका मोबाइल ऑफ है। वो अभी ऑन करती जब रोहेल ने उसके हाथ से मोबाइल लिया। जान, प्लीज़ इस हसीन लम्हे को ज़ाया मत करो। कुछ ही देर में हम हवाओं में उड़ रहे होंगे, फिर तुम यहाँ के नज़ारे देखना बस। रोहेल उसके गिर्द बाहें डालकर बैठ गया था जबकि माही उसकी आंखों में खो गई थी। कुछ ही देर में उनके हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरनी शुरू कर दी थी, मगर माही को अब डर लगने लगा था क्योंकि वो प्लेन में भी बीच वाली सीट पर बैठा करती थी और अगर खिड़की की तरफ बैठती थी तो भी बाहर का मंजर नहीं देखती थी। मगर रोहेल की जानबूझकर उसे खिड़की की तरफ बिठाया था और खुद उसके बराबर में बड़े सुकून से बैठ गया था। रोहेल, मुझे डर लग रहा है। माही रोहेल के सीने से लग गई जबकि रोहेल ने हर बार की तरह इस बार भी उसे अपने सीने में छुपा लिया था। माही आंखें बंद किए रोहेल की जैकेट को मजबूती से थामे उसके सीने से लगी हुई थी। रोहेल को माही की इस अदा पर बेइंतहा प्यार आ रहा था। वो दोनों इस वक्त हेलीकॉप्टर में मौजूद थे। वो अब तक बेहोश थी जबकि बीस ने उसे अपने सीने पर झुकाए रखा था। उसे यूं बेहोश पड़े 2 घंटे हो चुके थे। बीस ने हाथ में पहनी घड़ी पर टाइम देखा। हरीशा अब तक उसकी गोद में मौजूद थी क्योंकि वो होश में नहीं थी। ऐसे में उसे सीट पर बिठाना मुश्किल था। बीस ने बराबर वाली सीट पर रखी हथकड़ी उठाई और अरीशा को सीट पर बिठाया और खुद घुटनों के बल बैठ गया। अब उसने अरीशा के हाथों को हथकड़ी की मदद से कैद कर दिया क्योंकि वो जानता था अगर इस बदतमीज लड़की को होश आया तो वह हेलीकॉप्टर में ही कोहराम मचा देगी।
अरीशा को अब हल्का हल्का होश आने लगा था। बीच को मुश्किल काम बहुत पसंद थे। उसने सोचा क्यों ना उस शाम के सफर को यादगार बनाया जाए। इसलिए जानबूझकर उसने पानी के छींटे अरीशा की आंखों पर मारे, जिससे अरीशा ने हल्की सी आंखें खोली, मगर सर चकराने की वजह से उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कौन हो तुम? मैं कहाँ हूँ? ये यहाँ कैसे आई हूँ मैं? अरीशा को सब कुछ धुंधला नजर आ रहा था, मगर सामने खड़े शख्स जिसकी शक्ल वाज़े तौर पर दिखाई नहीं दे रही थी, उससे सवाल करने लगी। मैं आशिक हूँ तुम्हारा, तुम महफूज हो यहाँ, तुम्हें अपनी बाहों में उठा कर लाया हूँ मैं। शहराम उस पर झुक चुका था, जबकि बेहोशी अब तक उस पर तारी थी। सारे रास्ते वो यूं ही रोहेल के सीने से लगी सोते हुए आई थी। पाकिस्तान पहुंचते ही रोहेल ने माही को माथे पर बोसा देकर उसे जगाया, तो माही की आंख खुली। बाकी सब हेलीकॉप्टर से उतर चुके थे, मगर वो दोनों अब भी वहीं पर मौजूद थे। उफ रोहेल, आपने मुझे जगाया भी नहीं। माही आंखों में नींद लिए रोहेल से शिकवा कर रही थी, जिस पर रोहेल मुस्कुराने लगा। मेरी जान सोते हुए इतनी प्यारी लग रही थी, इसलिए दिल ही नहीं किया जगाने का। रोहेल सारे रास्ते उसे हसद भरी निगाहों से देखता रहा था, और अब भी उसे चाहत भरी नजरों से देख रहा था, जिस पर माही ने शर्मा कर नजरें झुकाई थी। वेल चलो, मैं आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ, या अगर आप कहो तो आज रात मेरे फ्लैट में। वो अपना जुमला मुकम्मल किए बिना ही सवालिया नजरों से उसे देखने लगा, जिस पर माही ने जल्दी से नाम में सर हिलाया। रोहेल, अब मुझे घर जाना चाहिए। रोहेल उसके करीब आया था, जैसे कुछ कहना चाह रहा हो, मगर माही ने उसे रोकने के लिए ये बात कर दी, जिस पर रोहेल जज्बात में सर हिलाते हुए उसका सामान लिए आगे चलने लगा, और माही उसके पीछे पीछे। बिल्डिंग से नीचे दो गाड़ियां खड़ी थी। एक गाड़ी में बासिम, हुरैन, महर और नौफिल को साथ लिए अपने अपार्टमेंट की तरफ चले गए, जबकि दूसरी गाड़ी में रोहेल ने माही का और अपना सामान रखा और माही को उसके घर छोड़ने चला गया। माही को घर का रास्ता बताने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि रोहेल माही से जुड़ी हर चीज से वाकिफ था, और फिर वो खुद भी तो कितनी बार माही से मिलने उसके घर आया करता था। अभी आधा रास्ता ही कटा था जब रोहेल की नजर माही पर पड़ी। वो खामोशी से बैठी हुई थी, मगर उसके चेहरे की तासुरात से साफ वाज़ेह हो रहा था कि वो किसी टेंशन में है। माही, रोहिल ने नरमी से माही का नाम लिया, जिस पर माही चौंकी। जी माही, क्या हुआ है? कुछ परेशान लग रही हो आप? रोहिल भाप चुका था उसकी परेशानी, मगर फिर भी उससे सवाल करने लगा। नहीं रोहेल, ऐसी कोई बात नहीं। माही ने नजर चुराई, जिस पर रोहेल ने एक हाथ से माही का हाथ थामा। माही, बताओ क्या हुआ है? अब तुम मेरे निकाह में हो, मेरी जिम्मेदारी हो। मेरा तुमसे रिश्ता बदल चुका है। अब हमें अपनी खुशी, अपने दुख एक दूसरे से शेयर करने चाहिए। बताओ मुझे क्या हुआ है, आखिर बात क्या है? रोहिल की बात पर माही ने आखिर अपनी परेशानी बता ही दी। रोहिल, मैं बाबा को कैसे बताऊंगी कि मैंने उनको कुछ भी बिना बताए ही आपसे निकाह कर लिया? माही की आंखें नम थी, वो बहुत ज्यादा परेशान थी इस बात को लेकर कि वो अपने बाबा से ये सब कैसे शेयर करेगी। रोहिल उसकी आंखों में आंसू देखकर अपने सीने में दर्द महसूस कर रहा था। उसने गाड़ी रोकी और माही का हाथ थामा। माही मेरी जान, निकाह हम दोनों की मर्जी से हुआ है, तो हम दोनों ही इसके जवाबदार है। आप क्यों परेशान हो रही है? क्या आपको लगता है मैं आपका साथ नहीं दूंगा? माही, फिलहाल आप अपने बाबा को इस बारे में नहीं बताना। मैं पाकिस्तान में ही कोई जॉब ढूंढने की कोशिश करूंगा, ताकि मुझे आपसे दूर न जाना पड़े। मैं अगर मैं यही होऊंगा तो आपकी हिफाजत भी कर सकूंगा। सही वक्त आने पर मैं खुद आपके बाबा से बात करूंगा, तब तक आप उनके पास मेरी अमानत हो। एक पल के लिए माही को ऐसा लगा था जैसे वो वाकई में बेवजह परेशान हो रही है। रोहेल है ना उसके साथ, तो फिर डर कैसा? माही ने हाँ में सर हिलाया था। रोहेल ने माही के गाल पर बोसा दिया और वापस से गाड़ी स्टार्ट की। कुछ ही देर में वो लोग माही के घर के करीब मौजूद थे। रोहेल ने माही का सामान गाड़ी से निकाला और उसे गेट तक छोड़ने जाने लगा, मगर माही ने उसे यहीं पर ठहरने का कहा और एक अलविदाई नजर रोहेल पर डालकर वहां से चली गई। जब वो घर के अंदर जा चुकी थी तो रोहेल ने वापस गाड़ी स्टार्ट की और अपने फ्लैट चला गया। माही जब अपने कमरे में आई तो बेहद डरी हुई थी। उसे अब भी डर लग रहा था कि वो कैसे नॉर्मल बिहेव करेगी अपने बाबा के सामने, मगर तभी उसे रोहेल का ख्याल आया। तो फिर उसका डर काफ़ी कम हो गया था। माही ने पहले अपने डैड से मिलने का सोचा था, मगर रात के इस पहर उनके कमरे में जाकर नींद खराब करना उसे मुनासिब न लगा था। इसलिए कल मिलने का सोचकर उसने अपना सामान एक जगह रखा और कपड़े बदलकर बेड पर आ बैठी और रोहिल की यादों में गुम हो गई। उसे पता ही न चला कब नींद ने उसे अपनी आगोश में ले लिया था। जबकि दूसरी तरफ रोहेल भी उसी की यादों में गुम था और उसकी तस्वीरें देख रहा था, और फिर वो भी माही का नाम लेते लेते ही नींद की वादियों में चला गया था।
वो लोग सुबह के 5 बजे एयरपोर्ट से घर के लिए रवाना हुए थे। जैनिश और हारिस का तो बहस करते करते सफ़र कट गया था, मगर हारून को अरीशा की कमी शिद्दत से महसूस हो रही थी, क्योंकि एक वही तो थी जिसकी वो बकबक बर्दाश्त करता था। अरीशा उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, अभी से नहीं बचपन से ही, इसलिए हारून कभी भी उसके बिना कहीं भी टूर पर नहीं जाता था। अभी वो घर आकर बैठा ही था जब उसे याद आया कि अरीशा को कॉल करके मालूम किया जाए, क्योंकि जहाज़ की बनिस्बत हेलीकॉप्टर का सफ़र काफ़ी कम होता है और इस लिहाज से उसे अब तक पाकिस्तान पहुंच जाना चाहिए था। उसने बहुत बार कॉल मिलाई, मगर अरीशा का फ़ोन अब तक ऑफ ऑफ जा रहा था। फिर उसने सोचा शायद वो घर पहुंचकर सो गई होगी, इसलिए वो खुद भी कपड़े चेंज करके सोने के लिए बिस्तर पर लेट चुका था। जैनिश और हारिस भी घर पहुंचते ही अपने अपने कमरों में चले गए थे। वो लोग कजिन्स थे। इन दोनों के वालिद का आपस में भाई का रिश्ता था। वो लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, इसलिए उनकी बचपन ही से बहुत दोस्ती थी और उम्र बढ़ने पर उनके दरमियान पसंदीदगी का रिश्ता जन्म लेने लगा था। उनके वालिदीन भी उनकी खुशी में बहुत खुश थे, इसलिए सब ने उनका रिश्ता पक्का कर दिया था। वो लोग भी बहुत थके हुए थे, इसलिए बिना किसी से मिले अपने अपने कमरों में जाकर सो चुके थे। किसी को भी माही और अरीशा का ख्याल नहीं आया था, या फिर ये सब सफ़र की थकन की वजह से हुआ था। वो लोग बीच के फार्म हाउस पर मौजूद थे। वो हमेशा से यहीं पर रहते थे, जबकि उसके अलावा भी बीस्ट का एक और घर था जो किसी महल से कम न था, मगर वहाँ बीस्ट बहुत कम जाया करता था। बीस्ट अरीशा को लेकर जंगल में मौजूद एक खंडरनुमा घर में आया। अरीशा को जब से होश आया था वो उसे धमकियां दिए जा रही थी। बीच कभी यूं ही उसकी बकवास सुनता रहता और जब तंग आ जाता तो उसके लबों पर अपने लब रखकर उसका मुंह बंद कर देता। मगर अब तक वो यूं ही अंधेरे में मास्क हटाकर उसके करीब आता रहा। उसने एक बार भी अपना चेहरा अरीशा के सामने वाज़ेह ना होने दिया था। अब उसने अरीशा के मुंह पर टेप लगा दिया था। घर पहुंचकर उसने अरीशा को एक वीरान से कमरे में बंद कर दिया था। तकरीबन 2 घंटे तक वो इसी हाल में वहां पड़ी रही थी, जबकि शहराम दूसरे कमरे में सुकून से बैठा सिगरेट नोशी कर रहा था, क्योंकि अगर वो अब उसके सामने जाता तो वो फिर से मचलना शुरू हो जाती। सिगरेट खत्म होते ही उसकी वही सोफे पर आंख लग गई थी। 2 घंटे के बाद जब उसकी आंख खुली तो वो अरीशा के पास चला गया, मगर जब कमरे के अंदर गया तो अरीशा बंधे हाथों के साथ ही जमीन पर लेटी पड़ी थी। शायद नशा अब तक अपना असर दिखा रहा था, इसलिए वो बेहोश हो चुकी थी। शहराम उसके पास जमीन पर बैठकर उसे देख रहा था। वो अब भी पहले की तरह ही हसीन दिखती थी। बदला था तो उसका रवैया। वो एक जिद्दी, बदतमीज, बदलिहाज, बिगड़ी हुई खुदसर लड़की थी। उसे अपने बाप के पैसों पर बहुत गुरूर था। वो सबको अपने पैरों की धूल समझती थी। उसके आगे अहमियत थी तो सिर्फ महंगे ब्रांड्स की। उस लड़की को झेलना कोई आम इंसान का काम तो था ही नहीं। इसे सिर्फ एक ही शख्स झेल सकता था, और वो था शहराम मलिक। एक वो ही था जो उसके सर से दौलत का भूत उतार सकता था। एक वही था जो उस बदतमीज लड़की को राह रास्त पर लाने की हिम्मत रखता था। शहराम अब बिना मास्क के वहां मौजूद था। कुछ ही देर में दिन का उजाला निकलने वाला था। शहराम ने उसके पास आकर उसके मुंह से टेप हटाया। उसकी उन सूखे लबों को देखकर शहराम को तलब महसूस होने लगी थी। वो झुककर अपनी तलब मिटाने लगा था। पहले तो उसके लम्स में इतनी शिद्दत न थी, मगर जैसे जैसे उसे अरीशा की सांसें महसूस हो रही थी उसकी तलब बढ़ती जा रही थी। अब वो उसकी गर्दन पर झुक चुका था। उसका लम्स महसूस करके अरीशा होश में आने लगी थी। शहराम का शिद्दत भरा लम्स अब उसे तकलीफ दे रहा था। उसने मुकम्मल आंखें खोल कर देखी तो किसी को खुद पर झुका पाता। उसे अपनी गर्दन पर दर्द महसूस होने लगा था। वो मचलने लगी थी, मगर इस जालिम शख्स को कहाँ परवाह थी उसके दर्द की। वो अपने कामों में मसरूफ था। हटो पीछे, दर्द हो रहा है मुझे। आखिर दिल की बात लबों पर आ ही गई थी। शहराम ने नरमी से उसकी गर्दन को आज़ाद किया, मगर वो एक बार फिर अपने लम्स की निशान उसकी गर्दन पर छोड़ चुका था, जो अरीशा की तकलीफ का सबब बन रहे थे। अरीशा की आंखें तो खुली रह गई जब सामने एक खूबसूरत सा नौजवान देखा। वो वही ब्राउन आंखों वाला शख्स था जिसे वो एनोनिमस कहती थी। मगर अब तो वो लापता कहाँ रहा था मगर अब वो लापता कहाँ रहा था। अब तो वो हमेशा उसके साथ उसके पास रहने का ही इरादा रखता था। अरीशा बड़ी गौर से उसकी आंखों को देख रही थी। ये वही आंखें थी जो कभी तो बहुत पुरकशिश लगती थी, मगर अगले ही लम्हे उनमें खून उतर आता था और वो किसी वहशी की तरह मालूम होती थी। अब अरीशा की नज़र उसके हल्के सुर्ख रंग के लबों पर गई, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि अब भी ये तलबगार हो।
उसके चेहरे को और भी ज़्यादा पुरकशिश बनाने वाली दाढ़ी, जो ज़्यादा बड़ी तो नहीं मगर उसके चेहरे को चार चांद लगा रही थी। उसकी गर्दन की उभरी हुई नसों से साफ वाज़ेह हो रहा था कि वो ख़ास बॉडी केयर करता हो। वो देखने में हर तरह से बहुत हैंडसम दिखता था। अरीशा ने शायद इस जैसा स्मार्ट, हैंडसम और खूबरू नौजवान कभी नहीं देखा होगा। उसने तो सपनों में भी नहीं सोचा होगा जिस शख्स के दहकते लम्स से वो दो चार थी वो इतना हसीन होगा। वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि किसी महल का शहजादा दिखता था। शहराम समझ चुका था वो उसे यूं गौर से क्यों देख रही थी। वो वहां से उठकर बाहर फ्रिज के पास गया और ठंडे पानी की बोतल निकाल कर वापस उसके सामने आकर बैठ गया था। जैसे जैसे वो पानी पिए जा रहा था, अरीशा को भी प्यास महसूस हो रही थी। क्यों अब उसे 12 घंटे से ज्यादा हो चुके थे यूं भूखे प्यासे पड़े हुए। शहराम उसकी तरफ देखने लगा तो अरीशा की नज़रें उस बोतल पर ही थी। शहराम ने इशारे से पानी का पूछा तो मुंह फेर गई। फिर शहराम उसके पास आया और पानी की बोतल आगे की और उसके हाथ खोल दिए। अरीशा जैसे ही बोतल लेने के लिए आगे बढ़ने लगी, शहराम ने हाथ पीछे कर दिया जिससे बेध्यानी में वो उसके सीने से टकरा गई। ये क्या बदतमीजी है? अरीशा ने उसे आंखें दिखाते हुए पूछा तो शहराम एक तरफा मुस्कुराने लगा। अरीशा एक पल के लिए उसके मुस्कुराहट में खो गई थी, मगर होश तो तब आया जब वो जालिम इंसान उसे पानी पिलाने की बजाय सारा पानी खुद पी चुका था और खाली बोतल उसके सामने कर रहा था। अरीशा ने उसके हाथ से बोतल छीनी और उसी के मुंह पे मारी। ये भी रख लो ना, ये भी क्यों दे रहे हो? वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे गुस्सा दिखा रही थी, मगर उस बेपरवाह शख्स को उसके गुस्से से भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। बहुत जबान चलने लग गई है तुम्हारी, पहले तो ऐसी बिल्कुल नहीं थी। शहराम उसके बिल्कुल करीब आ चुका था और अब वो पीछे को हट रही थी, मगर पीछे दीवार थी। दूर रहो, अरीशा ने उसे उंगली से वार्न करते हुए कहा। इस पर शहराम उसके और भी करीब आया। अब वो दीवार से लग चुकी थी। ना रहूं तो? शहराम के सूखे होठों को तकते हुए उसे अपने इरादों से आगाह कर रहा था। मैं मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। अरीशा के कॉन्फिडेंस पर शहराम कह कहा लगाने लगा, जिस पर अरीशा उसे आंखें छोटी करते हुए कहने लगी, ओह रियली, कैसे लोगी मेरी जान? जरा मुझे भी तो पता चले। शहराम कहता हुआ उसके और भी करीब आया, जिस पर अरीशा ने रख कर उसे थप्पड़ मारा। एक पल के लिए वो शहराम से खौफजदा सी हो गई थी, क्योंकि अब उसे बहुत गुस्से से वो घूर रहा था, मगर पल भर में फिर से हंस पड़ा। हा हा हा, माय ब्यूटी क्वीन, ऐसे जान लोगी अपनी जान की? भला इन नाजुक से हाथों का थप्पड़ खाकर कौन अपनी जान गंवा बैठेगा? वो ढीठों की तरह अब भी इससे बहस की जा रहा था, जबकि अरीशा को अब उस ढीठ इंसान पर सख्त किस्म का गुस्सा आ रहा था। मगर वो करती भी क्या? एक तो नींद से उसकी आंखें बोझल हो रही थी, ऊपर से भूख प्यास की वजह से उसकी हालत खराब हो रही थी। माय ब्यूटी क्वीन, मुझे कुछ काम है तो मैं दोपहर तक वापस आऊँगा, और ऐसा भी हो सकता है कि मुझे आते आते रात हो जाए, तो डरना बिल्कुल भी मत, ओके? शहराम उसे किसी बच्चे की तरह समझा रहा था, मगर अब वो उसकी लम्हे में उसके लहजे में थोड़ी सख्ती आ गई थी। और हाँ, एक बात याद रखना, यहाँ से भागने की बिल्कुल भी कोशिश ना करना, क्योंकि इस वक्त तुम जिस घर में मौजूद हो वो कोई अच्छी सोसाइटी में नहीं बना हुआ, बल्कि एक वीरान से खौफनाक जंगल में बना हुआ है। अगर तुम यहाँ से बाहर गई तो बड़े बड़े दांतों वाले जंगली जानवरों का शिकार बन जाओगी। शहराम उसे आंखें दिखाते हुए डरा रहा था, और मजे की बात तो ये थी वो डर भी रही थी। एक और बात, जितना खतरा घर के बाहर है उतना अंदर भी है। अगर कोई खौफनाक आवाजें सुनाई दी तो वो रही जानमाज वजू करना तो आता होगा ना? बस तो फिर वजू करना और जानमाज पर बैठकर अपने तमाम गुनाहों को याद करना। क्या पता कब वो बड़े सींग वाला जिन तुम पर हमला कर दे। इस बार वो अरीशा काफी डर सी गई थी, और वो आखिर कितना जालिम था, किस किस तरह से उसे डरा रहा था। कौन सा जिन? क्या इस घर में जिन भी है? अरीशा ने डरते डरते पूछा, जिस पर शहराम उसके बिल्कुल करीब आया। सिर्फ जिन नहीं, दो हसीन चुड़ैलें भी हैं, शहराम कहकर वापस जाने लगा, मगर फिर से पलटा। मगर तुमसे कम। शहराम आंख मारकर वहां से चला गया था, जबकि अरीशा को दिन के उजाले में भी डर लग रहा था। व्हाट? माही, आर यू मैड? ये क्या कह रही हो? तुम जानती भी हो ऐसा कैसे मुमकिन है? अरीशा ने खुद हमें मैसेज करके तुम्हारे साथ जाने का बताया था, और फिर उसका मोबाइल ऑफ जा रहा था। हारून ने सुबह उठते ही सबसे पहले अरीशा को कॉल की, मगर नंबर अब भी ऑफ था। मगर जब उसने माही को कॉल की तो माही भी शॉक्ड हो गई थी, क्योंकि अरीशा से तो उसकी होटल में ही मुलाकात हुई थी। फिर ये कैसे मुमकिन था कि वो उसके साथ जाने वाली थी?
तुम एक काम करो, तुम जेनिश और हारिस से बात करो, हो सकता है वो तुम लोगों के साथ कोई मजाक कर रही हो और तुम लोगों के साथ ही प्लेन में आई हो मगर सीट अलग हो। माही ने अपना टूटा फूटा ख्याल जाहिर किया क्योंकि इस वक्त वो रोहेल से बात कर रही थी, मगर बीच में हारून की कॉल आ गई थी। हारून ने ठीक है कहकर कॉल काट दी थी। जेनिश और हारिस भी इस बारे में कुछ नहीं जानते थे। अब ये बात कोई छोटी सी तो थी नहीं जो छुपाई जाती। हारून ने अरीशा के वालिद को कॉल मिलाई और हालात से आगाह किया, जिस पर शफकत बेहद परेशान हो गए थे। जिस होटल में वो लोग रुके हुए थे, शफकत साहब ने हारून से उस होटल के बारे में मालूम किया और फौरी तौर पर तुर्की के टिकट करवा कर वहां जाने की तैयारी करने लगे थे। आखिर तुम कहाँ जा सकती हो आरू? कहाँ? हारून का तो एक लम्हे भी इसके बिना गुजारना मुश्किल होता जा रहा था। वैसे तो अरीशा उसे हमेशा जलील करती रहती थी, हमेशा अपना सारा गुस्सा उस पर उतारा करती थी और कभी कभी तो 2-3 थप्पड़ भी रसीद कर देती थी, मगर थी तो उसकी दोस्त ना। अरीशा की माही के अलावा सबसे ज्यादा दूसरी हारून से थी, मगर अरीशा को लेकर हारून के जज्बात कुछ और ही थे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कैसे मुमकिन है? बहजाद, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? अगर डॉन और बीस्ट की जंग छिड़ गई ना तो एस तो ना सिर्फ एसके बल्कि मैं भी रेंज में आ जाऊंगा। इंस्पेक्टर रिजवान को भी अब हालात खराब होते हुए नजर आ रहे थे, जबकि दूसरी तरफ बीस्ट ने उसे 2 मुर्दा आदमियों की लाशें भी भिजवाई थी, जो बज़ाहिर तो सिर्फ हड्डियां नजर आ रही थी क्योंकि उनके जिस्म के कई हिस्से निकाल दिए गए थे। और ये पहली बार नहीं हुआ था। बीस्ट या तो अपने शिकार की हड्डियां कुत्तों के सामने डाल देता था या फिर इंस्पेक्टर रिजवान को भेज देता था। सच यही है, डॉन गुल खान के साथ मिलकर बीस्ट के खिलाफ काम करना चाह रहा है और पाकिस्तान में न जाने गुल खान के कितने आदमी मौजूद है और उसका नुकसान ना सिर्फ बीस्ट को बल्कि हमें भी हो सकता है। बहजाद ने कुछ सोचते हुए रिजवान से कहा, जबकि रिजवान को सबसे ज्यादा फिक्र अपनी बेटी की थी। शहराम के जाने के बाद अरीशा काफी देर यूं ही डरी सहमी बैठी रही, मगर फिर उसे पानी की प्यास महसूस हुई तो वो कमरे से निकलकर किचन की तरफ जाने लगी, मगर तभी उसकी नज़र सामने मौजूद बंद कमरे पर गई जहां ताला लगा हुआ था। सुबह का वक्त था, इसलिए उसे ज़्यादा डर महसूस नहीं हुआ। वो इस कमरे को नज़रअंदाज करते हुए किचन में गई, जहाँ खाना पकाने का तो कोई सामान न था, बस चंद बर्तन मौजूद थे और एक फ्रिज रखा हुआ था। अरीशा लपक कर उस फ्रिज की तरफ गई और फ्रिज खोलकर बोतल निकाली। अभी वो पानी पीने के लिए ढक्कन खोलने ही वाली थी जब उसकी नज़र सामने खिड़की पर गई, जहां से बाहर का जंगल साफ दिखाई दे रहा था। वो उस खिड़की के करीब गई, मगर बाहर जानवरों की खौफनाक आवाज़ें सुनाई दे रही थी। अरीशा को शहराम की बात याद आई। वो बिना वक्त ज़ाय किए वहां से बोतल लिए उसी कमरे की तरफ भागी और कमरे के अंदर एक बेड मौजूद था। वो वहीं पर बैठ गई और पानी पीने लगी। साथ ही मेज़ पर फलों की टोकरी भी थी, मगर उसे सिर्फ पानी की तलब थी। वो निढाल पड़ी थी, उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि यहाँ से भाग जाए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा जंगल था जहाँ से निकलना कोई आसान काम नहीं था, ऊपर से खाली पेट में तो बिल्कुल भी नहीं। बीस्ट अपना काम कर चुका था। एक ही दिन में उसने 2 आदमियों को पकड़ के चिप हासिल कर ली थी, मगर ये गुल खान के इन आदमियों में से नहीं मिली थी जिन्हें उसने अभी ही पाकिस्तान भेजा था, बल्कि ये गुल खान के उन आदमियों में मौजूद थी जो अब तक पब्लिक की नज़रों में यतीम मिस्कीन बने हुए थे। जबकि दूसरी तरफ गुल खान के आदमी बीस्ट को ढूंढने में अब तक नाकाम रहे थे। उल्टा उसके आदमियों में से कुछ तो लापता ही हो गए थे। मतलब साफ था, बीस्ट ने एक ही दिन में उसके न जाने कितने आदमियों को मौत के घाट उतारा था। जबकि गुल खान और डॉन को एक और धचका लगने वाला था। तब ये जानकर बीस्ट ने 4 चिप हासिल ली है। बीस्ट को ये सब करते हुए रात हो गई थी। इस पूरे दिन में उसने एक गिलास भी पानी का नहीं पिया था। अब जब वासिम ने उसे खाने पर रुकने का कहा तो उसे याद आया कि अरीशा को भूखा प्यासा रहकर पूरे 24 घंटे होने वाले हैं। उसने खाने से इनकार किया और अलग से खाना ऑर्डर करने लगा। रोहेल समझ चुका था ये खाना वो अपने लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए ऑर्डर कर रहा है। जबकि खाना डिलीवर होते ही वो लेकर अपने साथ चला गया। अब वो फुल स्पीड में गाड़ी चलाते हुए जंगल के अंदर आ चुका था, जहां रात की तारीकी में जंगली जानवरों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, जो इस जंगल को और भी ज़्यादा खौफनाक बना रही थी। शहराम ने घर के सामने गाड़ी रोकी। घर के साथ ही एक छोटा सा गैराज बना हुआ था, जहाँ शहराम अपनी गाड़ी पार्क करता था, क्योंकि ये जगह पब्लिक की नज़रों से तो सेफ थी, मगर जानवरों का खतरा लाहक था।
अरीशा को इस बंद कमरे से काफी बार सनसनाहट सुनाई दी थी, मगर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उस बंद कमरे के करीब जाकर देख सके कि ये किस चीज की आवाज है। जो बोतल अरीशा ने सुबह फ्रिज से निकाली थी, अब उसका पानी भी खत्म हो चुका था और डर के मारे उसकी इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो किचन से जाकर दूसरी बोतल निकाले। शहराम की गाड़ी की आवाज को भी वो किसी जंगली जानवर की आवाज समझकर डर रही थी। उसे बार बार उस दो सींग वाले जिन का भी ख्याल आ रहा था, जो उसके डर में मजीद इजाफा कर रहा था। अभी वो यूं ही खुद में सिमटी हुई बैठी थी जब उसे कमरे के बाहर से किसी के कदमों की आवाजें आने लगी। जिन, दो सींगों वाला जिन, वो आ गया। उफ खुदाया, मैं क्या करूं। अरीशा की हालत पहले ही निढाल थी, मगर अब तो और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी। शहराम जानबूझकर भारी कदमों से कमरे की जानिब बढ़ रहा था, जबकि अंदर अरीशा उस जिन को मारने के लिए कमरे में चीजें तलाश रही थी, क्योंकि वहां बेड के अलावा और कुछ तो था ही नहीं। इसलिए तकिया ही उठा लिया। जैसे ही उस कमरे का दरवाजा खुला, अरीशा ने आंखें बंद करते हुए उस पर तकिया मारा, जिसे शहराम ने कैच करके पकड़ लिया, मगर अरीशा की आंखें अब भी बंद थी। या अल्लाह जी, प्लीज मुझे बचा ले, बस एक बार प्लीज। अरीशा मुसलसल यही कहे जा रही थी, जबकि शहराम अरीशा के करीब आकर उसको बाजुओं से जकड़ने लगा था। आ आ उसकी चीख पूरे घर में गूंज रही थी, जबकि शहराम को तो चीखें सुनने की आदत सी हो गई थी, मगर उसे अरीशा की हरकतें मजा दे रही थी। छोड़ो मुझे जीन, छोड़ो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे छोड़ो। अरीशा की तो जान ही निकल रही थी। तब शहराम ने उसकी गर्दन पर बोसा दिया, जिसे महसूस करके उसने आंखें खोली। जिन? अरीशा उसे हैरत से देखने लगी। वो तो वही जालिम इंसान था। हाँ, मगर दो सिंगों वाला नहीं, बल्कि तुम्हारा जिन। शहराम कहकर उसके और भी करीब आने लगा। जब वो बेड पर गिर चुकी थी, शहराम बिना कुछ सोचे उसकी गर्दन पर झुक चुका था और आज तीसरी बार उसकी तकलीफ का बाज बन रहा था। ना जाने कब तक वो यूं ही उसकी गर्दन पर जुल्म करता रहा, जबकि अरीशा की आंखों से आंसू जारी थे। फिर कुछ सोचकर वो उससे दूर हुआ और अपने ही जुनून से बनाए गए निशानों पर उंगली फेर रहा था। अरीशा को यूं महसूस हो रहा था जैसे अब वो हमेशा यूं ही उसकी गर्दन जख्मी करता रहेगा। डन, चलो अब खाना खाते हैं। उसके गालों को खींचता हुआ वो उस पर से उठ गया, कमरे से बाहर किचन की तरफ चला गया, जबकि अरीशा यूं ही अपनी गर्दन सहलाती रह गई। एसके का सारा गुस्सा सामने खड़े शख्स पर निकल रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था वो सामने खड़े वजूद की जान ले ले और उसके टुकड़े करके कुत्तों को खिला दे। सर, हमारे जासूस ने डॉन पर पूरी नजर रखी हुई है, मगर अब तक उसने इस बारे में किसी को भी कोई हुक्म नहीं दिया। हो सकता है ये काम गुलखान का हो, क्योंकि ऐसी गिरी हुई हरकत गुलखान ही कर सकता है, डॉन नहीं। उस बंदे ने एसके को अपना ख्याल बताया, जिस पर एसके बंदूक थामे उसके करीब आया। तुम आजकल कुछ ज्यादा ही उस डॉन की तरफदारी नहीं कर रहे? क्या वो तुम्हारा बाप लगता है जो इतनी हिमायत कर रहे हो उसकी? और तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि ये हरकत डॉन की नहीं बल्कि गुलखान की है? एसकी का पारा हाई हो चुका था। उसे नुकसान पर नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा था, जबकि गुलखान और डॉन एक पावर बन चुके थे जो जब चाहे उसे तबाह बर्बाद कर सकते थे। मौत उसके सर पर मंडला रही थी, मगर अब भी उसको अपने बिजनेस की परवाह थी। जिंदगी में उसने बहुत कुछ खो दिया था, सिर्फ इस दौलत की खातिर, मगर वो इस बात से अनजान था कि उसका ये हराम का पैसा कभी भी उसके काम नहीं आएगा। सर, मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता, मगर इस बारे में मालूमात हासिल करके आपको आगाह जरूर कर दूंगा। उसने सर झुकाए जवाब दिया। तो यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? जाओ और जाकर मालूम करो ये किसकी हरकत है। एसके ने अपने खास आदमी को ही वहां से दफा कर दिया, जबकि अब वो बीस्ट के बजाय डॉन से खौफजदा था। शहराम जब कमरे में आया तो वो लड़की चादर को पंखे पर बांध रही थी। जैसे उसके इतने से जुल्म से इतनी जल्दी तंग आ गई हो। शहराम ने उसे पकड़कर जबरदस्ती वहां से नीचे उतारा और चादर को साइड में फेंक दिया, जबकि अरीशा अब फिर से उसे उन्हीं नजरों से देख रही थी जिनसे पहले देखा करती थी। पागल हो गई हो? तुम्हें क्या लगता है पंखे से लटक कर मर जाओगी? बिल्कुल भी नहीं। अभी तुम्हें और भी ज्यादा सजाएं बर्दाश्त करनी पड़ेगी। जो कुछ तुम करती आई हो, एक एक बात का गिन गिन कर हिसाब लूंगा मैं तुमसे, मगर पहले खाना खाओ। शाबाश। शहराम उसका हाथ पकड़े उसके पास आने लगा, मगर वो भी अरीशा थी। हाथ छोड़ो मेरा जंगली जानवर, तुम जानते नहीं मुझे मैं हूँ कौन। एक दिन के अंदर अंदर तुम्हें इस दुनिया से गायब करवा सकती हूँ, समझे तुम? हर बार की तरह आज भी वो अपनी अना और दौलत के नशे में चूर सामने खड़े शख्स को बार बार धमकियां दिए जा रही थी, जबकि वो जानती भी थी इस सुनसान जंगल में बने इस खंडर नुमा घर में उसे बचाने वाला कोई नहीं था।
बकवास बंद करो अपनी और चुपचाप ये खाना खा लो और ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो कि इतनी आसानी से मैं तुम्हें मरने दूंगा। ना मैं खुद मरूंगा, ना ही मैं तुम्हें इतनी आसान मौत दूंगा। वो एक हाथ में खाने की ट्रे लिए दूसरे हाथ से उसे काबू किए बैठा था। वो एक था, मगर वो एक ही सब पर भारी था। उस लड़की के भागने की अब तमाम रास्ते बंद हो चुके थे, मगर उस बेचारी को अब भी उम्मीद थी कि वो इतनी आसानी से उस भेड़िए नुमा इंसान से बच जाएगी। खा रही हो या करूँ जबरदस्ती? अपनी बात को करता हुआ देख नजरअंदाज होता देखकर उसका खून खौलने लगा था। वो नहीं जानती थी कि वो किस शख्स की कैद में है। न जाने वो कितनी मुश्किलों से खुद को काबू में रखकर इस बदतमीज लड़की को झेल रहा था, मगर वो ये बहुत अच्छी तरह से जानता था कि कब और कैसे उसे अपनी कही गई हर बात की अहमियत सामने बैठी लड़की को मनवानी है। दूसरी बार जवाब न पाकर वो गुस्से से बेड से उठा और खाने की ट्रे को मेज पर रखने लगा। वो लड़की मुकम्मल उसकी एक एक हरकत को गौर से देख रही थी। वो था तो बहुत हसीन, इतना हसीन कि कोई भी बआसानी उसके शहर में जकड़ जाए, मगर वो सिर्फ शक्ल ही से हसीन था, दिल तो मानो जैसे उसके अंदर था ही नहीं। वो बेइंतहा का जालिम भेड़िया था। उसके इस हसीन चेहरे के पीछे एक बहुत जालिम दरिंदा छुपा हुआ था, और जो एक बार उस मासूम चेहरे की हकीकत जान ले, उसे ये दरिंदा मौत की घाट उतार कर ही दम लेता था। जब वो पलटकर उसके करीब आने लगा तो उसकी आंखें मुकम्मल लाल हो चुकी थी। वो लड़की उसकी इन पुरकशिश आंखों में गुस्से के तासुरात देखकर घबराने लगी। वो उसके करीब आया और अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। नहीं, प्लीज प्लीज नहीं, ऐसा मत करना। पहले खुद ही उसने उस हसीन लड़के के अंदर का भेड़िया जगाया और अब वो खुद उससे पनाह मांग रही थी। हूँ, मेरी जान, मैंने तो अपने बाप को भी नहीं बख्शा, तो तुम क्या चीज हो? वो जानता था इस घमंडी लड़की के सर से दौलत का भूत कैसे उतारना है। उसके सामने दौलत की कोई अहमियत नहीं थी। वो नवाब था, एक अपनी ही दुनिया का। उसे नफरत थी हर उस शख्स से जिसके अंदर दौलत का गुरूर हो। शर्ट को उतार कर उसने गुस्से से उछाला, जो बराबर पड़े सोफे पर जा गिरी। वो लड़की खौफ से उससे अपने करीब आता देखकर हड़बड़ा उठी और बराबर मेज पर पड़ी फलों की टोकरी से छुरी उठाकर अपना बचाव करने लगी। उसकी इस हरकत पर उस जालिम दरिंदे के लबों पर एक दिल जलाने वाली मुस्कुराहट आई। वो मजीद वक्त ज़ाय किए बिना उसके करीब आ गया। वो चाहती तो नहीं थी कि उसे कोई नुकसान पहुंचाए, मगर अपनी इज्जत नफ्स के लिए उसने एक बार अपने ऊपर झुकते हुए शख्स के हाथों पर किया, मगर ये क्या, उस शख्स को तो जैसे कोई फर्क ही ना पड़ा हो। अपने हाथ से खून निकलता देखकर वो अब उससे बहुत हैरत और डर के मिले जुले तासुरात लिए घूर रही थी और अपनी की गई हरकत पर पछता रही थी। पहले उसने अपने हाथ से निकलते खून को देखा, फिर सामने बैठी लड़की को जो उसकी तरफ ही मुतवज्जा थी। बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने, वो कहता हुआ अपने जख्म की परवाह किए बिना उसके हाथ से छुरी लेकर नीचे फेंकने लगा और पल भर में उसके होठों पर पहली गुस्ताखी करने लगा। उस बेचारी को तो इस दरिंदे के लम्स से बेहद तकलीफ हो रही थी। न जाने कितने सालों की कसर वो आज पूरी कर रहा था। कैसा था वो शख्स? कभी किस तरह से अजियत देता था, कभी किस तरह से, मगर वो छोटी सी लड़की अब अपना सांस रुकने की वजह से उस जालिम शख्स की बाहों में बेहोश हो चुकी थी। एक एक जुल्म का गिन गिन कर हिसाब लूंगा तुमसे, माय ब्यूटी क्वीन। जब उसकी आंख खुली तो खुद को उस वीरान कमरे में अकेले पाया। पहले तो वो काफी देर तक यूं ही लेटी रही, फिर रात वाला मंजर याद करके एकदम उठ बैठी, मगर वो जालिम इंसान इस वक्त उस कमरे में नहीं था। तो फिर कहाँ था वो? जैसे वो बेड से उठने लगी, एकदम उसका सर चकराने लगा और वो बेड पर गिर गई। एक तो उस बेचारी ने कितने घंटों से कुछ खाया पिया नहीं था, ऊपर से अब उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। अभी वो अपना सर पकड़े बेड पर ही हुई थी जब कमरे का दरवाजा खुला और वही जालिम शख्स कमरे के अंदर आया। उसके हाथ में खाने की ट्रे थी। गुड मॉर्निंग माय ब्यूटी क्वीन। शहराम ने ट्रे मेज पर रखी और खुद उसके सामने आकर बैठ गया, जबकि उसके लहजे में अब भी सख्ती थी। अरीशा ने उसकी बात को नजरअंदाज कर किया, मगर जब उसके हाथ पर बंदी पट्टी पर नजर गई तो वो गौर से देखने लगी। ये वही जख्म था जो उसने कल रात उसे खुद ही दिया था और जिसका बदला शहराम बहुत अच्छे से ले चुका था। हेलो, जाके फेस वॉश करो और आकर ये खाना खाओ, वरना भूख के मारे पागल हो जाओगी और फिर तुम्हारी ये खूबसूरत रंगत भी कमजोर पड़ जाएगी। शहराम ने उसके गाल को छूते हुए कहा, जिस पर अरीशा ने उसका हाथ झटका, मगर शहराम इग्नोर कर गया। अब अरीशा एक बार फिर से अपनी अना को जताने के चक्कर में भूखी नहीं रहना चाहती थी, इसलिए इस जालिम शख्स की बात मानना ही बेहतर समझी।
अरीशा वहां से उठकर मुंह धोने के लिए वॉश बेसिन के पास गई, क्योंकि ये घर बहुत सालों से बंद पड़ा था। यहाँ कोई आता जाता नहीं था, इसलिए सफाई ना होने की वजह से यहाँ बहुत धूल मिट्टी और बड़े बड़े जाले मौजूद थे। क्योंकि अरीशा को स्पाइडर से बहुत डर लगता था, इसलिए आंखें बंद करके चीखने लगी, जिस पर शहराम भागकर उसके पास आया। शहराम तो उसकी रग रग से वाकिफ था, उसे पता था कि स्पाइडर को देखकर अरीशा की जान निकल जाती है, इसलिए जानबूझकर उसने अरीशा को इस तरफ भेजा था। क्या हो गया, क्यों शोर मचा रही हो? शहराम ने सख्त तासुरात लिए उससे सवाल किए, जिस पर वो पीछे की जानी भटी। वो देखो, उस स्पाइडर। उस अरीशा ने उस छोटी सी मकड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा। हाँ तो, इतनी बड़ी होकर इतने से कीड़े से डर रही हो? वैसे तो बड़ी हिटलर बनी फिरती हो। शहराम उसके सर पर खड़ा उसे ही सुनाए जा रहा था, जिस पर अरीशा उसे गुस्से से देखने लगी। हद में रहो अपनी, समझे? और वो इतनी सी नहीं है, इतनी बड़ी है, नजर नहीं आता क्या? अंधे हो? अरीशा उससे लड़ने में मसरूफ थी, जबकि इस बात से अनजान थी कि जिससे वो इतना डर रही थी वो उसके कितने करीब आ चुकी थी। अंधा मैं नहीं हूँ, अंधी तुम हो। देखो करने प्यार से, देखो कितने प्यार से वो चलती हुई तुम्हारे पास आ रही है। शहराम को तो मजा आता था उसे परेशान करके। अभी वो शहराम की बात को समझने की कोशिश कर रही थी, जब उसकी नजर उस स्पाइडर पर गई जो वाकई जमीन पर चलती हुई उसके करीब आ चुकी थी। अरीशा ने एक जोरदार छलांग मारी और चीखते हुए शहराम के पीछे छुप गई। हटाओ हटाओ इसको प्लीज। शहराम तो दिल ही दिल में बहुत खुश हो रहा था उसे तंग कर कर कि, मगर उस बेचारी की तो जान पर बनी हुई थी। नहीं, मैं नहीं हटा रहा, और वैसे भी तुम हो ही इस लायक। ये तो एक छोटी सी स्पाइडर है, मैं तो तुम पर इससे भी बड़ी स्पाइडर छोड़ूंगा और बाहर से कमरा लॉक कर दूंगा। वो इस हालत में भी उसको डरा रहा था, क्योंकि अब तक जो जो उसने कहा था वो करके भी दिखाया था। इसलिए अरीशा डर के मारे रोने लग गई, वो भी बिना आवाज के, जिसे देखकर शहराम काफी इंजॉय कर रहा था। पहले प्रॉमिस करो मेरी बात मानोगी? शहराम ने उसके बिल्कुल करीब जाते हुए पूछा, जिस पर वो बेध्यानी में जज्बात में सर हिलाने लगी। गुड। तो शहराम ने उसे अपनी गोद में उठाया और बेसन के पास ले जाने लगा। क्योंकि वो अब तक खौफजदा थी, इसलिए उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठी में दबोचने लगी और उसके सीने में सर छुपा गई। अरीशा बस कर दो, ज्यादा नखरे मत दिखाओ, सामने देखो, वो रहा पेस्ट और ब्रश। चलो शाबाश, 5 मिनट के अंदर अंदर जल्दी से ब्रश करो और फेस वॉश करो, जल्दी। अरीशा को डरते देख कर शहराम सख्ती से कहने लगा, जिस पर अरीशा ने उसे हैरत से देखा। वो किस तरह उसको गोद में उठाए मुंह धुलवाने के लिए खड़ा हुआ था। अरीशा ने वक्त जाया किए बिना जल्दी जल्दी पेस्ट को ब्रश पर लगाया और जल्दी जल्दी ब्रश करने लगी, और फिर सामने रखे साबुन को घूरने लगी। क्या घूर रही हो? शहराम ने उसे यूं साबुन को घूरते देखा तो चिल्लाते हुए बोला। एक तो वो रात उसका हाथ जख्मी कर गई थी, और अब जब वो उसे गोद में लिए कब से खड़ा हुआ था, तो वो नवाबजादी बड़े आराम से अपने काम कर रही थी। शहराम के हाथ पर बंधी पट्टी खून की वजह से लाल होने लगी थी। ये क्या है? अरीशा ने उसकी तरफ घमंडी अंदाज में पूछा, जैसे किसी स्कूल की प्रिंसिपल हो। नजर नहीं आ रहा साबुन है? इसे मुंह पर लगा और फिर पानी से मुंह धो लो। शहराम ने भी टका सा जवाब दिया। आर यू मैड? मैं अरीशा खानजादी इस घटिया साबुन को अपने फेस पर अप्लाई करूंगी? नेवर। अरीशा फिर से अपने पुराने अंदाज में आ गई थी, जिस पर शहराम को बहुत गुस्सा आता था। बात सुनो, तुम किसी मिनिस्टर की औलाद नहीं हो, समझी? और अगर हो भी तो होंगी अपने घर की। ये मेरा घर है, यहाँ मेरी मर्जी से चलना पड़ेगा। ज्यादा अकड़ दिखाई तो वो जो सामने कमरा है ना, वहाँ उससे भी बड़ी स्पाइडर है, वहीं बंद कर दूंगा तुम्हें मैं, समझी? फिर पड़ी रहना अपनी अना को लेकर। शहराम उसे गुस्से से गोद से उतारने लगा, तब ही अरीशा को ख्याल आया कि अगर उसकी बात ना मानी तो वो वाकई ऐसा कर भी देगा। उसलिए जल्दी से साबुन से अपना मुंह धोने लगी। बज़ाहिर तो बहुत सख्त दिखाई दे रहा था, मगर अंदर ही अंदर अरीशा की हरकतें उसे मजा दे रही थी। वो बिल्कुल नहीं बदली थी। बचपन से लेकर अब तक उसके डर, उसकी पसंद, उसके शौक वही थे जो पहले हुआ करते थे। डन। अरीशा ने मुंह बनाते हुए कहा, जैसे उसने फेस वॉश करके शहराम पर कोई बहुत बड़ा एहसान कर दिया हो, जिसे वो सारी जिंदगी उतार नहीं सकता। गुड। शहराम उसे यूं ही गोद में लिए कमरे की तरफ आया। अब तो उतर जाओ, क्या सारी जिंदगी यूं ही मेरी गोद में रहने का इरादा है? शहराम की बात पर वो एक झटके से उसकी गोद से उतरी और मुंह बनाते हुए उसे देखने लगी। शहराम ने उसके सामने खाने की ट्रे रखी और उससे खाने का इशारा किया और खुद सोफे पर जा बैठा। अरीशा भूखों की तरह खाना खाने में मसरूफ थी, जबकि वो उसे यूं खाते देखकर मुस्कुरा रहा था। मगर जब अरीशा की नज़र उस पर गई तो जल्दी से मुंह मोड़ गया। अब उसका ध्यान अपने हाथ पर बंधी पट्टी पर था। शहराम ने दराज से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और अपनी बैंडेज करने लगा। वो बड़े आराम से एक ही हाथ से अपनी बैंडेज कर रहा था, जैसे उसे
इस काम में बहुत एक्सपीरियंस हो, जिसे अरीशा बड़ी हैरत से देख रही थी। दूसरी तरफ, माही आप क्यों इतना परेशान हो रही हो? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। माही इस वक्त रोहेल के साथ एक रेस्टोरेंट में मौजूद थी। वो अरीशा को लेकर बहुत परेशान थी और अब वो पछता रही थी। हेलीकॉप्टर में आकर अगर वो अपने दोस्तों के साथ प्लेन में ही आती तो शायद अरीशा के साथ ही होती और वो ऐसा मैसेज करके यूं गायब ना होती। रोहिल, मैं कैसे परेशान ना हूँ? वो दोस्त है मेरी, पता नहीं वो इस वक्त किस हाल में होगी, कहाँ होगी, उसे कुछ हुआ तो नहीं होगा ना। माही को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि अरीशा ने आखिर सब जो इस तरह का मैसेज आखिर सबको इस तरह का मैसेज क्यों भेजा था? आखिर ये कैसी हिमाकत की थी उसने? माही, लिसन टू मी मेरी जान, देखो सब ठीक हो जाएगा। मुझे मुझे ऐसा फील हो रहा है वो जहाँ भी है ठीक है। आई होप ऐसा ही होगा। आप प्लीज़ परेशान ना हो। रोहिल ने तो बहुत कोशिश की उसे अपनी तरफ से दिलासा देने की, मगर माही आखिर किस तरह से इतनी बड़ी बात को ना सोचती। आखिर अरीशा उसकी बहुत गहरी दोस्त थी और फिर उसने ये बात अपने डैड से भी शेयर नहीं की थी, क्योंकि अगर वो ये बात अपने डैड को बताती तो उसे सब कुछ सच बताना पड़ता कि वो प्लेन में नहीं हेलीकॉप्टर में आई थी। माही रोहिल से मिलने के बाद जैनिश के घर चली गई थी, जबकि जैनिश और हारिस खुद हारून के लिए परेशान थे, क्योंकि हारून न कॉल रिसीव कर रहा था ना ही मैसेज का जवाब दे रहा था। जैनिश और हारिस ने माही को हारून के बारे में बताया तो वो लोग हारून के फ्लैट पर चले गए, जहां दरवाज़ा अंदर से बंद था। इन सबको वहां खड़े हुए आधा घंटा हो गया था, मगर कोई भी गेट पर नहीं आया था। मुसलसल बेल बजाने के बाद हारून ने दरवाज़ा खोला। हारिस जल्दी से फ्लैट के अंदर गया, जबकि उसके पीछे जैनिश और माही भी अंदर घुस गए। हारून, तुम हमारा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? और ये क्या हालत बनाई हुई है तुमने? हाँ, अपनी मुसलसल सिगरेट नोशी करने की वजह से उसके चेहरे का रंग ही उड़ा हुआ था, बाल बिखरे हुए थे। मुसलसल जागने की वजह से हालत निढाल थी। हारिस, मुझे इसकी हालत ठीक नहीं लग रही। जैनिश इसकी हालत का जायजा लेते हुए कहने लगी। हारिस, वो हारून इस हाल में भी अरीशा को याद कर रहा था। हारून, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? अरीशा के डैड तुर्की में ही है ना, वो ढूंढ लेंगे उसे। हारिस ने उसे समझाते हुए कहा और सोफे पर बैठाया, जबकि हारून हारिस के गले लगकर रोने लगा। हारिस, मुझे अरीशा चाहिए, मुझे मेरी आरू वापस चाहिए। वो पता नहीं कहाँ होगी, कौन होगा उसके पास। हारून ने यूं ही रो रो कर अपनी हालत खराब की हुई थी। हारून, प्लीज यार, तुम तो ऐसे ना रो, देखो सब ठीक हो जाएगा, प्लीज खुद को संभालो, प्लीज यार। हारिस ने उसे दिलासा देते हुए चुप करवाया था, जबकि हारिस भी ये बात समझ चुका था। हारून का अरीशा के लिए यूं रोना कोई गहरी दोस्ती की अलामत नहीं, बल्कि हारून के जज्बात कुछ और ही है। बस करो तुम, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, ये जिम्मेदारी तुम्हें दी थी मैंने ना। फिर आखिर कैसे कैसे तुमने इतनी बड़ी गलती कर दी? कैसे, आखिर कैसे? एसके का पारा आज भी हाई था। वो कॉल पर मौजूद दूसरे शख्स पर मुसलसल चीख रहा था। एसके ने गुस्से से फोन को जमीन पर मारा और तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सर, डॉन की तरफ से एक खुफिया खबर मिली है, बको। एसके के चिल्लाने एसके ने चिल्लाते हुए बोला, जिस पर वो शख्स बिना वक्त ज़ाय किए बोल पड़ा। सर, डॉन के फार्म हाउस पर मौजूद हमारे जासूस ने खबर दी है कि डॉन के आदमियों ने गुलखान के कुछ आदमियों को खुफिया तौर पर मौत के घाट उतारा है, जिनमें से एक आदमी के जिस्म से कोई डिवाइस मिली है, वही डिवाइस जिसके पीछे डॉन और बीस्ट कई सालों से थे। वो शख्स अपनी बात मुकम्मल करके नजरें नीचे झुका गया। उसकी दी हुई खबर एसके के सर पर किसी पहाड़ की तरह टूटी थी। उसको एक और शिकस्त का सामना करना पड़ रहा था। वो पागलों की तरह चीखते हुए सामने मेज पर रखी चीजें तोड़ रहा था। वो समझ चुका था उसका अंजाम बहुत करीब है, या बीस्ट के हाथों या फिर डॉन के हाथों, मगर मौत तो उसकी होनी ही है। दूसरी तरफ अरीशा कब से इस कमरे में बैठी हुई यहाँ से भागने की प्लानिंग कर रही थी, तभी वो कमरे में आया। ये पहनो और तैयार हो जाओ, शहराम ने उसके सामने शॉपिंग बैग उछालते हुए लापरवाही से कहा, जिस पर अरीशा उसे आंखें छोटी करते हुए देखने लगी। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अरीशा ने इन बैग्स को दूर फेंकते हुए गुस्से से कहा, जिस पर उसने बिना पलटे जवाब दिया, व्हाट यू मीन? मतलब ये कि हम यहाँ से जा रहे हैं, शहराम मोबाइल में मसरूफ अंदाज में कहने लगा, जिस पर अरीशा जल्दी से उठकर उसके करीब आई। क्या मतलब? सारे मतलब आज ही समझा दूँ। शहराम पलट कर 2 कदम आ गया, जिस पर अरीशा पीछे हुई। मुझे वापस जाना है, मुझे मेरे डैड के पास जाना है, आज अभी, अरीशा ने उसे हुक्म देने वाले अंदाज में कहा, जिस पर शहराम ने एक तरफा मुस्कुराहट उछाली। ओह रियली? सुना नहीं तुमने? मुझे मेरे डैड के पास जाना है, मुझे पाकिस्तान जाना है। तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? आखिर चाहते क्या हो तुम? हाँ, मुझे ये कैद करके क्या मिल जाएगा तुम्हें? हाँ, सुकून। सुकून
अरीशा बिना सांस लिए बोले चली जा रही थी, जिस पर शहराम ने एक ही अल्फाज कहा और ऐसा कहा कि उसकी आवाज़ इस वीरान घर के हर कोने में गूंज रही थी। सुकून मिलेगा मुझे, समझी तुम? अब चुपचाप ये कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ, वरना। शहराम उसकी आंखों में आंखें डालकर पूरे जुनून से ये बात कह रहा था, जबकि आखिरी अल्फाज उसने धीमी लहजे में कहा था। वरना क्या? वो भी अरीशा थी, पूछे बिना ना रह सकी। वरना तुम्हें इसी कमरे में जिंदा जला दूंगा, समझी? शहराम ने अपनी बात मुकम्मल करके जाने लगा, तभी अरीशा के मुंह से बेसाख्ता निकला, हो जालिम खड़ूस इंसान। जिसमें शहराम ने एक नज़र उसे देखा और दरवाज़ा लॉक करके वहां से चला गया। उफ, कहाँ फंस गई मैं यार। डैड प्लीज़ मुझे ढूंढ ले, प्लीज़ मुझे इस जालिम इंसान से बचा ले। अरीशा को इस वक्त अपनी किस्मत पर बहुत अफसोस हो रहा था। कुछ देर वो यूं ही बैठी रही, फिर कुछ सोचकर ज़मीन पर पड़े बैग्स को उठाकर देखने लगी, जिसमें से एक रेड कलर की फ्रॉक थी और दूसरे में रेड दुपट्टा और उसके साथ ही एक लिपस्टिक। ये क्या मजाक है? मैं भला इतना हैवी ड्रेस क्यों पहनूंगी, वो भी एक थर्ड क्लास मार्केट से लाया गया? अरीशा ने मुंह बनाते हुए कहा, क्योंकि वो हमेशा डिज़ाइनर ड्रेस पहनती थी, वो भी या तो सिंपल या फिर मॉडर्न। इतना हैवी ड्रेस तो उसने सिर्फ ब्राइड को पहने देखा था, मगर मजबूरी थी। अब जब वो जालिम इंसान उसे वॉर्न करके गया था तो उसे ये बात माननी पड़ी थी, वरना वो खड़ूस इंसान कभी भी कुछ भी कर सकता था। अरीशा ने वो ड्रेस पैकिंग से निकाला और पहनने लगी, क्योंकि वो पहले ही इतनी खूबसूरत सी प्यारी सी दिखती थी, इसलिए लाल रंग की ड्रेस में और भी ज़्यादा हसीन लग रही थी। शहराम का दिल हुआ शहराम का दिया हुआ पहला ड्रेस तो वो पहन चुकी थी, मगर पीछे लगी डोरी बांधने में उसे थोड़ी मुश्किल हो रही थी। उफ, ये किस किस्म का ड्रेस है यार। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो किस तरह पीछे गर्दन की तरफ की डोरी बांधे। तभी दरवाज़ा खुला और शहराम अंदर आया। जब नजर सामने खड़ी अरीशा पर पड़ी तो जैसे देखता ही रह गया। वो उन कपड़ों में कितनी खूबसूरत लग रही थी, बिना मेकअप के भी कयामत ढा रही थी वो। शहराम चलता हुआ उसके पास गया तो वो उसे इग्नोर करके अपनी डोरी बांधने में उलझी रही। शहराम उसके पीछे जाकर उसके बालों को आगे करने लगा, जिस पर अरीशा थोड़ा घबराई। शहराम ने डोरी बांधी और उसके कान के पास सरगोशी करने लगा। आज बहुत खूबसूरत लग रही हो माय ब्यूटी क्वीन। शहराम के हाथ अब उसकी कमर पर थे, जिन्हें महसूस करके मुसलसल घबरा रही थी, क्योंकि वो था भी ऐसा। कब क्या कर जाए कुछ पता नहीं। अरीशा ने उसे पीछे ढकेल कर अपना बचाव किया, जिस पर शहराम के चेहरे के तासुरात बदलने लगे थे। अरीशा को पता था अब वो उसके साथ क्या करने वाला है, इसलिए बात को घुमाने के लिए उसने अपनी बकबक दोबारा से शुरू कर दी। तुमने मुझे इतना तैयार क्यों करवाया है? हाँ, कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? अरीशा ने ऐब्रो का जाविया बनाते हुए पूछा, जिस पर शहराम 2 कदम आगे आया। अपने घर। शहराम की बात पर अरीशा उसे सवालिया नजर से देखने लगी, मगर वो कुछ न बोला। मतलब तुम वाकई मुझे मेरे डैड के पास लेकर जा रहे हो, मगर इतना तैयार करवा कर क्यों? तुमसे ये किसने कह दिया कि जो घर तुम्हारे डैड का है वो तुम्हारा भी घर है? तुम वहां तब तक नहीं जाओगी जब तक मेरी मर्जी ना हो। और रही तैयार होने की बात, तो वो तुम्हें कुछ देर में खुद ही पता चल जाएगा। शहराम ने एक नज़र उस पर डाली, वहां से चला गया। और वहां से चला गया। आखिर वो करने क्या वाला था? अरीशा को उस शख्स की कुछ समझ नहीं आती थी। आखिर वो क्या कहकर गया था? तकरीबन 15 मिनट बाद अरीशा को कमरे के बाहर से कुछ लोगों की आवाज़ें आने लगी। जब उसने कमरे से बाहर झांका तो देखा तो 4 नकाबपोश लड़कों को बाहर खड़ा देखा। उसे ये तो पता ही था कि शहराम कितना खतरनाक जालिम भेड़िए नुमा शख्स है, मगर वो इतना घटिया निकलेगा ये उसके वहम गुमान में भी नहीं था। शहराम जैसे ही कमरे के पास आने लगा, अरीशा ने अंदर से कमरा लॉक कर दिया। जब शहराम ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मगर वो समझ चुका था दरवाज़ा अंदर से बंद है। हे, व्हाट आर यू डूइंग? ओपन द डोर। शहराम को उसकी ये हरकत बहुत अजीब लगी, जबकि अंदर अरीशा की जान निकल रही थी। लिसन टू मी अरीशा, आई सेड ओपन द डोर। शहराम ने फिर से गुस्से में कहा, मगर अरीशा ने कोई जवाब न दिया, जिस पर शहराम को गुस्सा आने लगा। अब वो उसके अंदर का बीज जगा रही थी। शहराम ने बिना वक्त ज़ाया किए बिना दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की, क्योंकि ये घर काफ़ी सालों पुराना था। यहाँ की हर चीज़ खस्ता हो चुकी थी, इसलिए दरवाजे को टूटने में 2 मिनट भी ना लगे। शहराम ने 2-3 लातों में ही इस दरवाजे को तोड़ दिया था। जब वो अंदर आया तो अरीशा डरी सहमी खड़ी थी। शहराम गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा। मसला क्या है तुम्हारा? ये कैसी हरकत थी? शहराम गुर्राते हुए उसकी तरफ आया, जिस पर अरीशा डर के मारे आंखें बंद कर गई। शहराम ने बेड से दुपट्टा उठाया और उसके हाथों में थमाया। सीधी शराफत से पहनो और बाहर चलो मेरे साथ। अरीशा उसे ना समझे वाली अंदाज में देखने लगी, जिस पर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। सुनाई नहीं दिया? पहनो इसे अभी। शहराम की आंखों में खून उतर आया था।
मैं बाहर नहीं आऊंगी, समझे तुम धोखेबाज इंसान। तुम्हें क्या लगा मैं पागल हूँ जो तुम्हारे घटिया इरादों से बेखबर रहूंगी? अरीशा की बात पर शहराम उसे घूरने लगा। आखिर वो किस बारे में बात कर रही थी? इश्क करते हो मुझसे, ये है इश्क तुम्हारा? हाँ, झूठे मक्कार फ्रॉडी फ्रॉडी इंसान। मैं नहीं आऊंगी तुम्हारे साथ इन घटिया दोस्तों के सामने, समझे तुम? अरीशा की बकबक अब उसकी समझ में आई थी। वो उसके बारे में कितना गलत सोच रही थी। न जाने वो क्यों उसके जज्बातों का बार बार मजाक बनाती थी। न जाने क्यों उसकी मोहब्बत को वो हर बार उसके मुंह पर दे मारती थी। मगर वो भी शहराम था। उसने कसम खाई हुई थी उस बेवकूफ़ लड़की को अपना बनाने की, जो कि वो अब पूरी करने वाला था। चुप, एकदम चुप। अब एक लफ्ज भी कहा तो तुम्हारे बाप को जहन्नम पहुंचाने में 1 सेकंड नहीं लगाऊंगा मैं। शहराम के मुंह से ये अल्फाज सुनकर वो उसे अजीब नजर से देखने लगी और गुस्से से चलती हुई उसके करीब आई। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? क्या किया है तुमने मेरे डैड के साथ? बताओ मुझे जंगली जानवर, मैंने कहा बताओ मुझे। अरीशा ने शहराम का गिरेबान दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ा और जवाब मांगने लगी, जिस पर शहराम ने एक ही हाथ से उसे काबू करके खुद के मजीद करीब किया। फिलहाल तो कुछ नहीं किया, लेकिन अगर तुम ये दुपट्टा पहनकर बाहर नहीं आई तो फिर जो तुम्हारे बाप के साथ मैं करूंगा उसकी जिम्मेदार तुम होगी अरीशा खान। शहराम ने उसे डराते हुए कहा, जिस पर उसे अपने डैड की बेहद फिक्र होने लगी। आखिर वो चाहता क्या था उससे और उसके डैड से जो इतना सब कुछ कर रहा था? तुम क्या करने वाले हो मेरे साथ? और ये लोग कौन है? अरीशा की आंखों से बेसाख्ता आंसू जारी हुए। फिर वो चाहे कितनी घमंडी नवाबजादी ही क्यों न थी, मगर थी तो एक लड़की ना, और एक लड़की के लिए अपनी इज्जत नफ्स से बढ़कर और कुछ भी नहीं कीमती होता। मैं जो करने वाला हूँ वो बहुत सवाब का काम है, समझी? और एक और बात, अगर बाहर सबके सामने तुमने अपनी आवाज़ निकालने की कोशिश की या बकबक शुरू की तो वहीं पर जबान काट कर फेंक दूंगा। हर बार की तरह इस बार भी वो उसे धमकी देकर जाने लगा, मगर तभी वापस मुड़ा। यू हैव ओनली 2 मिनट्स, जल्दी बाहर आओ, वरना तुम्हारा बाप जो दूसरे मुल्क में बैठकर ऑर्डर चला रहा है, तुम जानती भी नहीं उसकी ज़िंदगी मेरे ऑर्डर की मोहताज है। अगर तुमने कोई भी गड़बड़ की या यहाँ से भागने की कोशिश की या कोई होशियारी दिखाई तो आई स्वेयर मेरी एक फ़ोन कॉल पर तुम्हारे बाप की मेंशन के साथ लगे हुए बॉम्ब फट जाएंगे और तुम्हारे बाप का वजूद जलकर राख हो जाएगा। एंड इट्स नॉट जस्ट अ जोक बेबी, ट्रस्ट मी। शहराम की बात पर अरीशा की आंखें खुली की खुली रह गई थी। वो आखिर किस कदर जुल्म ढा रहा था उस लड़की पर। तुम शहराम मलिक के जुनून की आखिरी हद हो, शहराम मलिक के इश्क की इकलौती वारिस हो तुम पर ज्यादा जुल्म नहीं करूंगा मैं। शहराम उसका गाल थपथपाता हुआ एक दिल जलाने वाली मुस्कुराहट उसकी तरफ उछाल कर वहां से जा चुका था, जबकि अरीशा को एक तरफ अपनी इज्जत नफ्स की फिक्र तो दूसरी तरफ अपने जान से प्यारे बाप की फिक्र हो रही थी। न जाने आज उसके साथ वो जालिम भेड़िया क्या करने वाला था। आज वो बहुत खुश था, बेहद खुश। अपने मेंशन के तमाम मुलाजमों को उसने अपनी जीत की खुशी में बहुत से तोहफे दिए और अपने गार्ड्स की तनख्वाह दुगनी कर दी। वो खुश कैसे ना होता? आखिर इतने सालों में पहली बार उसने 20 पर छोटा ही सही मगर एक वार किया था। इसकी खुशी आज उसके इस मकरूह चेहरे पर झलक रही थी। जो चिप उसको मिली थी वो कोई आम चिप नहीं थी। इस चिप के ऊपर रेड कलर का बॉल नुमा तार मौजूद था, जो इस बात की गवाही दे रहा था कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बीस्ट के पास मौजूद 4 चिप से भी ज़्यादा कीमती चिप थी। वो उसमें गुलखान एसके और उसके खुद के काले करतूतों के सबूत भी मौजूद थे। उसने अब तक उस चिप को सिर्फ छुआ था। पहले तो उसने सोचा था कि उस चिप में से वो अपने काले करतूतों के तमाम सबूत खत्म कर देगा, मगर इस चिप को ओपन करने के लिए दुरुस्त पासवर्ड की ज़रूरत दरकार थी। अगर गलत पासवर्ड लगाया गया तो ऐसा सिर्फ 4 बार ही मुमकिन होगा कि 5वीं बार अगर गलत पासवर्ड ऐड किया गया तो इस डिवाइस के अंदर का सारा डेटा डैमेज हो जाएगा। डॉन का मकसद सिर्फ इस चिप में से अपने खिलाफ सबूत खत्म करना ही नहीं था, बल्कि इस चिप के जरिए एसके और गुलखान को तबाह व बर्बाद करना चाहता था और इस चिप को उन दोनों के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता था, ताकि तमाम गैंगस्टर्स ये जान ले कि डॉन का नाम सबसे ऊपर है और डॉन से ज़्यादा ताकतवर कोई भी नहीं है। मगर कोई था जो एक उंगली के इशारे से डॉन की सारी अकड़ निकाल सकता था, और डॉन उस शख्स की ताकत से अच्छी तरह से वाकिफ भी था और वो बीस्ट के हाथों अपने अंजाम का सोच कर कांपता भी था। मगर शायद अपनी इस 4 दिन की खुशी में कुछ ज़्यादा ही अंधा हो गया था और वो ये भूल बैठा था कि बाकी की चिप्स बीस्ट के पास मौजूद है, जिनमें उसके खिलाफ ज़्यादा नहीं मगर इतने सबूत मौजूद है कि अगर वो कानून के हाथ लग गए तो उसे कई सालों की सज़ा भी हो सकती है।
तुर्की में हर तरफ अरीशा को तलाश किया जा रहा था। शफकत साहब का रो रो कर बुरा हाल था और पाकिस्तान में हारून जो अरीशा के गम में आधा हुआ जा रहा था और खुद को कोस रहा था कि आखिर उसने अरीशा से अपना इजहार मोहब्बत क्यों नहीं किया था। आखिर उसने क्यों अरीशा की ठीक से हिफाजत नहीं की थी, क्यों हमेशा उससे अपनी मर्जी चलाने दी थी। जब भी उसने कहा कि होते कौन हो तुम मुझे रोकने वाले, तो आखिर उसने उस कौन का मतलब उसे क्यों नहीं समझाया था। रोहिल, मैं आपको कब से कॉल कर रही थी, आपने फ़ोन क्यों नहीं उठाया। माही न जाने सुबह से रोहिल को कितनी बार कॉल कर चुकी थी, मगर रोहिल का कोई पता नहीं था। माही की तो जान निकली जा रही थी रोहिल की फिक्र में। एक तरफ अरीशा की फिक्र और दूसरी तरफ रोहिल की फिक्र। माही को डर था कहीं उसके साथ कुछ हो न गया हो, कहीं उनके मुखालिफिन ने रोहेल को फिर से कोई नुकसान न पहुंचा दिया हो। माही का वॉइस नोट सुनते ही रोहेल ने उसे कॉल की तो माही ने सेकंड ज़ाय किए बगैर कॉल रिसीव कर ली। मेरी जान, मैं बिजी था, दरअसल यूनी फ्रेंड का निकाह है आज, तो बस वहीं पर जाने की तैयारी कर रहा था। सॉरी जान। रोहिल को नहीं पता था माही उसके लिए इतना ज़्यादा परेशान हो जाएगी। रोहिल, तो आप मुझे बता भी सकते थे, मगर आपका तो नंबर ही ऑफ जा रहा था। आपको नहीं पता मुझे कितनी फिक्र हो रही थी आपकी, आपको कोई परवाह नहीं मेरी। माही ने आज पहली बार नाराज़गी जाहिर की थी, जिस पर रोहिल को उस पर बेइंतहा प्यार आ रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो फ़ोन से निकलकर उसके पास आ जाए। सॉरी जान, बहुत बिजी था, कसम से मुझे वक्त का पता ही ना चल सका, बट डोंट वरी, मैं आ जाऊंगा अपनी जान से मिलने। रोहिल उसे मनाने वाले अंदाज में कहने लगा, जबकि माही की बातों से उसके चेहरे पर मुस्कुराहट उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरने लगी थी। पक्का आप आएंगे ना, मगर कैसे, माही को सोचते हुए बोलने लगी, जिस पर रोहिल मुस्कुराने लगा। जैसे हमेशा आया करता था, बिल्कुल वैसे ही। रोहिल ने सुरूर भरे लहजे में कहा तो माही ब्लश करने लगी थी। समझ गई, खिड़की से। माही की बात पर रोहिल कहकहा लगाने लगा तो माही भी हंसने लगी। रोहिल उससे खुदा हाफिज कहकर 20 अपार्टमेंट पर चला गया था, जहां वो बासिम और नौफिल के साथ बीच की बताई गई जगह पर जाने वाला था। आज इस बंद कमरे को खोला गया था, जहां बहुत से बड़े बड़े जाले और बहुत धूल मिट्टी थी, और यहाँ मौजूद सामान पर सफ़ेद रंग की चादरें डाली हुई थी। इन नकाबपोशों में से एक, जो कि नौफिल ही था, तमाम चादरों को सोफे से हटाने लगा था। जल्दी जल्दी हाथ चला अलकस इंसान। बासिम ने उसके कंधे पर रखकर चपेड़ मारा, जिस पर नौफिल अपनी ही हरकतों पर आ गया। हाय अल्लाह जी, कैसा जालिम शौहर है मेरा। हाय, मेरे तो नसीब ही फूट गए। माँ बाप तो ब्याह कर मर गए, मुझे इस अजाब में इतना छोड़ गए। हाय मैं नन्ही सी जान, नौफिल ने एक अदा से अपने कांधे को पकड़ते हुए जनाना अंदाज में कहा। नौफिल की हरकत पर बासिम उसे घूरने लगा। बे ओ, ये तो हमें पता है कि तुझ में आधी औरतों की आत्मा आती है, मगर ये आज तो तू पूरा का पूरा सुहागन बन रहा है। भाई, खैरियत तो है ना। बासिम ने सर पकड़ते हुए कहा, जिस पर नौफिल जनाना चाल चलता हुआ उसके करीब आया। हो डार्लिंग, ये सब मैं नहीं कर रहा, ये सब मेहर मेहर कहेगी एक दिन तुझे। ओए पागल है क्या, मैं अपनी मेहर से थोड़ी ये सब काम करवाया करूंगा। बासिम मेहर का नाम सुनकर सीधा खड़ा हुआ, जिस पर रोहेल उसे देखकर हंसने लगा। जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला। रोहेल को हंसता देखकर नौफिल फिर से अपनी बेसुरी आवाज में गाना गाने लगा। फिक्र न कर, तू भी शादी कर ले, फिर यही गाना हम तेरे लिए भी गाया करेंगे। रोहेल की बात पर नौफिल शर्माने लगा, जैसे लड़कियां शर्माती है। तभी शहराम कमरे में आया और साथ ही वो चौथा नकाबपोश भी। शहराम के आते ही रोहेल ने अपना चेहरा नकाब से ढक लिया। जबकि शहराम ने इस चौथे नकाबपोश के साथ सबको ही बैठने का कहा, तो वो सब सोफे पर जाकर बैठ गए। शहराम वक्त को मजीद ज़ाय किए बगैर सामने कमरे में गया, जहां अरीशा मौजूद थी। वो अब तक यूं ही साकित बैठी हुई थी। शहराम ने एक आग उगलती हुई निगाह उस पर डाली और बेड पर पड़ा दुपट्टा उठाकर अरीशा के सर पर पहनाया और हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती अपने साथ लेकर आने लगा। अरीशा दिल ही दिल में दुआएं कर रही थी कि किसी भी तरह वो उस जंगली इंसान के नापाक इरादों से बच जाए। शहराम ने उसे अपने साथ ही सोफे पर बिठाया। निकाह शुरू करे। अब तक तो अरीशा को उसके इरादे बहुत नापाक लग रहे थे, मगर जब शहराम ने एक नकाबपोश को निकाह का कहा, तो जैसे अरीशा के पैरों तले जमीन ही निकल गई हो। शहराम की बात पर एक नकाबपोश ने निकाह शुरू किया। अरीशा इस बात पर बहुत हैरान थी कि अगर वो शख्स उससे निकाह करने का ही इरादा रखता था, तो यूँ इस तरह
से नकाबपोशों को लेकर आने की क्या ज़रूरत थी? भले वो गवाहान थे, मगर उनके चेहरे छुपाने की आखिर क्या ज़रूरत थी? अरीशा खान व शफ़क़त खान, आपका निकाह शहराम मलिक वारिद अशफाक मलिक से 1 करोड़ सिक्के राजुल वक्त किया जा रहा है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? 1 करोड़ का सुनकर अरीशा दंग रह गई थी। जो शख्स बचपन में उसे छोटे-छोटे तोहफे दिया करता था, आज वो उसे हक महर में 1 करोड़ दे रहा था। अरीशा की खामोशी पर शहराम उसे गुस्से से घूरने लगा। अपने हाथ पर शहराम की उंगलियों का दबाव महसूस करती हुई वो होश की दुनिया में आई। सीधी शराफत से जवाब दो, वरना अपने बाप की कब्र पर फातिहा पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। शहराम की धमकी पर अरीशा ने एक नज़र उठाकर शहराम को देखा, जो उसे ही घूर रहा था। अरीशा इल्तिजाई नज़र से उसे देख रही थी, मगर वो भी शहराम था। वो तो रहम का मतलब भी नहीं जानता था। शहराम ने अपने मोबाइल से किसी का नंबर डायल किया तो अरीशा की जान निकलने लगी। कबूल है, अरीशा ने डरते हुए कबूल किया, और फिर यूं ही शहराम ने भी जल्दी से कबूल किया, और फिर पेपर साइन करके वो नकाबपोशों को बाहर छोड़ने चला गया। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, और आगे क्या होगा ये जानने के लिए अपने कॉन्टेक्ट्स में स्टोरी को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली किस्त में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।